सबसे पहली बात करते हो, हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में फिर से स्वागत है। मैं हूं सीएस अनिल और आज है बेटा डे 20। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 4 फिस्कल पॉलिसी। बहुत ही मजेदार चैप्टर है बेटा, तो चलिए जानदार शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी है चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 4, लास्ट यूनिट है बेटा इस चैप्टर का। तो बच्चों फिस्कल पॉलिसी से जनरली हम क्या समझते हैं, एक बात छोटी सी दिमाग में बिठा लो पहले, तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई जब भी हमें फिस्कल पॉलिसी का नाम आएगा ना बच्चों माइंड में, जब भी हमें दिमाग में आएगा फिस्कल पॉलिसी, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, है ना। यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी के तहत हम डील करते हैं। दूसरा वर्ड आता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी होता है, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई करती है ना। मनी का सप्लाई, मनी की डिमांड, ये सारा चैप्टर 8 में है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी स्पेसिफिकली। और बेटा दो ऐसी पॉलिसीज है जिसके बारे में मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं शुरू से, एक बार फिर से बता दे, फिर से एक बार वहीं से बात शुरू करें ताकि चैप्टर की कनेक्टिविटी बन जाए जल्दी से, है ना। तो भाई एक चीज समझेंगे, फिस्कल पॉलिसी में जनरली गवर्नमेंट के टूल्स कौन कौन से होते हैं बेटा। जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की तो सर्टेन टूल्स या सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स या सर्टेन ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है फॉर मेकिंग द फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है जी। सबसे पहली बात करते हैं वो है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो बेटा सरकार की जो स्पेंडिंग्स है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है ना। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली बढ़ाती है, कम करती है, राइट। दूसरा है इंपॉर्टेंट टैक्स, टैक्स को बढ़ाना और कम करना, राइट। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, टैक्स हो गया, उसके अलावा हम कह सकते हैं पब्लिक डेट, है ना। पब्लिक का जो डेट है, जो यानी कि सरकार बॉन्ड्स वगैरह इशू करके किसी भी फॉर्म में जो डेट लेती है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट। ये वाले डेट्स के बारे में भी हमने बात करी हुई है, याद है ना, एक्सटर्नल बोरिंग्स भी होती हैं। तो जो भी डेट है ये भी तो सरकार के पास एक सोर्स है ना। डेट जब सरकार के पास आता है, उस डेट को किस तरीके से यूटिलाइज करा जाता है, ये सब बातें। और एक और जो टूल है वो है गवर्नमेंट बजट। ये क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम का, पहले बता रहा हूं, है ना। सारे जो टूल्स यूज करती है सरकार, तो गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, फोरकास्ट बनाया जाता है आने वाले साल का, तो ये भी फिस्कल पॉलिसी का ही तो पार्ट है ना। तो बजट कम्स अंडर दी फिस्कल पॉलिसी, ये बात याद रखोगे। तो बेटा ये चारों टूल्स है फिस्कल पॉलिसी के, जिसके अंदर हम मेजरली जो बात करेंगे वो इन दोनों की करेंगे। अच्छा वो याद है बच्चों आपको, क्या जो दो इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी टूल्स है कौन से बेटा, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, वो भी डिस्कस कर लें यहीं पर एक बार। चलो फिर से आएगा वैसे चैप्टर में, डोंट वरी। तो बेटा एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, एक बार इसकी पिक्चर और क्लियर कर लेते हैं माइंड में, पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर रहे हैं। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में मेरे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ध्यान से। एक्सपेंशनरी मतलब सरकार इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहती है, मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी क्या हाई है, नहीं, इकोनॉमी डाउन जा रही है, नीचे जा रही है। यानी कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगी, परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी, क्या कम होगा बेटे, परचेजिंग पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, यानी इकोनॉमी नीचे जा रही है। और वी कैन सिंपली से रिसेशन का टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा, रिसेशन का। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको दिखता है, या क्वेश्चन को पढ़ के आपको, या सिचुएशन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो उन सारे केसेस में सरकार इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, यानी बूस्ट करने की कोशिश करेगी। कैसे कैसे, दो मेन टूल्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और टैक्स। जब सरकार को एक्सपेंशन करना है इकोनॉमी में, तो वो अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी ताकि लोगों को सपोर्ट मिले, सब्सिडीज देना शुरू कर देगी, ट्रांसफर इनकम सप्लाई करना शुरू कर देगी ज्यादा, और टैक्सेस को कर देगी कम। क्या दोनों काम एक साथ हो जाएंगे कि स्पेंडिंग भी बढ़ा दे और टैक्स भी बढ़ा दे, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफ तो आप स्पेंडिंग करके बेनिफिट दे रहे हो, दूसरी तरफ आप टैक्स ज्यादा बढ़ा के ले रहे हो उनसे, तो नहीं होगा, है ना। इसलिए दोनों हमेशा ऑपोजिट ही चलते हैं, दोनों हमेशा ऑपोजिट ही चलते हैं बेटा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और टैक्सेस को कम करती है, ऐसा करने से इकोनॉमी में बूस्ट आता है। कॉन्ट्रैक्शनरी, अगर ये समझ लिया आपने अच्छे से, सारा का सारा उल्टा कर दो कॉन्ट्रैक्शनरी में, उठा के ऑपोजिट समझते हो, ऑपोजिट कर दो। क्या कि अब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है ना। इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है, हाई जा रही है, प्राइसेस हाई हो रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, फ्लक्चुएशंस को रोकने की कोशिश करेगी, जो कि कैसे करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी और टैक्सेस को बढ़ा देगी। भाई ये छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए होती है, ये बूस्ट करने के लिए होती है।
बात समझ आ गई, पिक्चर क्लियर हो गई भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से जो सीए फाउंडेशन में आपको पढ़ाई जाती है ना, वो समझने वाली ज्यादा है। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कुछ ज्यादा याद करना होता है। अगर आप चीजों को समझोगे तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे बेटा, है ना। अगर आप रटने बैठ जाओगे ना सिलेबस, तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं अब जल्दी से। तो बेटा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे शुरू से सारी चीजें, है ना। बढ़िया से हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया, फिस्कल पॉलिसी है क्या, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और कौन सी मेजर दो फिस्कल पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम पर या जब इकोनॉमी में बूम होता है या बहुत ज्यादा हाई जा रही होती है इकोनॉमी, तब यूज करती है। तो देखते हैं एक बार जल्दी से, चलो। तो भाई फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग्स टू इन्फ्लुएंस द बोथ पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ डिमांड एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यही तो बात करी हमने। अभी तक यहां पर बजट का नाम नहीं आया, बाकी 3 नाम आ गए कि वो डेलिबरेट पॉलिसी यानी जानबूझ के यूज करी गई पॉलिसी सरकार के द्वारा, किस पर्पस के लिए, टैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, और पब्लिक बोरिंग्स बोले तो पब्लिक डेट। फिस्कल पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। भाई ध्यान से, ध्यान से, फिस्कल पॉलिसी इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। ये भी पूछ लेते हैं, सप्लाई साइड नहीं है। हालांकि इसके अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि होना चाहिए सप्लाई साइड, पर है नहीं, है क्या, डिमांड साइड। अभी हमने जो भी बातें करी पीछे याद है, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, वो सारी पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू डिमांड बन रही है कि इकोनॉमी में डिमांड हाई जा रही है या लो जा रही है, तो उस हिसाब से पॉलिसीज लेके आ जाओ। भैया सप्लाई साइड भी तो देखो कि प्रोड्यूसर को ज्यादा सप्लाई करना है, कम करना है, या जो भी सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, या कोई भी लेबर अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी सप्लाई होता है। तो किसी भी तरह के सप्लाई को लेके फिस्कल पॉलिसीज नहीं है। फिस्कल पॉलिसीज आर ऑलवेज फ्रॉम द डिमांड साइड, ये बात याद रखनी है, ठीक है। An economy which is producing at full employment level does not require government action। ये बात समझ आ गई। मैंने कहा जब अभी हमने बात डिस्कस करी थी कि डिमांड हाई जा रही है तो नीचे लाना पड़ेगा, नीचे जा रही है तो ऊपर लाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं स्टेबल है तो फिर कुछ नहीं करना भाई। जब डिमांड सप्लाई सब बराबर है, ना ही इकोनॉमी रिसेशन हो रहा है, ना बूम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इकोनॉमी स्टेबल चल रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया है। हालांकि प्रैक्टिकली सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन मान लेते हैं कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो यानी कि तब गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, हमेशा इकोनॉमी ऊपर या नीचे चल रही होती है और गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है उसको इक्वल लाने की, पर इक्वल हो नहीं पाता, है ना, वो एक अलग बात है। तो चलो नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई जाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट यूज ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो भैया फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कराना, बोला ना मैंने कि इकोनॉमी हमेशा या गवर्नमेंट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कराने की कोशिश करती रहती है, राइट। टू एंश्योर द मोस्ट पीपल हु वांट्स टू वर्क एंड फाइंड द जॉब्स। प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, इसलिए बनाई जाती है फिस्कल पॉलिसीज। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड अवॉइड द मेजर प्राइस फ्लक्चुएशंस। फिर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के लिए बनाई जाती है, टू बूस्ट द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड आउटपुट। फिर होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कि भैया रिच और पुअर का गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पहले डिस्कस किया है, दोबारा आ गया है, बहुत बार आएगा अभी। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा उससे ज्यादा टैक्स ले लो, जिसकी नहीं है उसके पास रिसोर्सेज पहुंचा दो, ताकि रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप ना बन जाए, राइट। तो देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज गोल्स में डिफर। डेवलप्ड कंट्रीज किस पे फोकस करेंगी बेटा, जो डेवलप कंट्री होंगी वो फोकस करेंगी स्टेबिलिटी और इक्वालिटी के ऊपर। इकोनॉमी को स्टेबल और इक्वल का फोकस ज्यादा होगा उनका। और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया प्रायोरिटाइज ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। भैया पहले इकोनॉमी को ग्रो करा जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तब स्टेबल करेंगे, राइट। तो डेवलपिंग कंट्री का फोकस कहां होता है, ग्रोथ पे और एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है जी। चलो नाउ फिस्कल पॉलिसी काम कैसे करता है, अब ध्यान से देखो जी। हमने एक बात करी थी बेटा कि जीडीपी जो है हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारी इनकम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम की अगर हम बात करें तो हमारा जीडीपी अगर जैसे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स लिखा है यहां पे, राइट, ठीक है जी। तो बेटा जो इसके अंदर जी है ये जीडीपी के इक्वल कैसे हो गए, पहले तो इक्विलिब्रियम लेवल पर जीडीपी वही होगा ना, कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, हम मानते हो उतनी इनकम जनरेट हो रही होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जो कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के इकोनॉमी में, और वी कैन से जीडीपी के जो इक्वल होते हैं, इसमें ये जो जी है ये डायरेक्ट कंपोनेंट है, यानी गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट कंट्रोल है इसको बढ़ाने का या कम करने का, जिससे कि कंट्री की जीडीपी डायरेक्ट इफेक्ट होगी। समझ रहे मेरी बात कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है कम करती है तो उसका हमारे जीडीपी पे बेटा डायरेक्ट इफेक्ट होता है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और जो बाकी नेट एक्सपोर्ट्स है इनके ऊपर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। कैसे, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को चेंज करेगी, क्या चेंज करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी या कम करेगी, तो हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स और नेट एक्सपोर्ट्स इन सब पे फर्क पड़ेगा, मेजरली पड़ेगा सी और आई पे। टू सेक्टर मॉडल की बात करें अगर, है ना, कि अगर सरकार टैक्स को हिलाती है, किसको छेड़ती है बेटा, टैक्स को,
तो उसका इफेक्ट कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे हम मान रहे हैं कि इनडायरेक्ट होगा। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंट्री की टोटल इनकम पे, राइट, और वी कैन से एग्रीगेट डिमांड पे। पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम या ज्यादा करने से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा करने से डायरेक्टली हम इफेक्ट कर सकते हैं जीडीपी को। ठीक है जी, बात समझ आ गई। चलो नाउ ये फॉर्मूला है, सी ए है, आई ए, जी एन एक्स ए। गवर्नमेंट अफेक्ट जीडीपी बाय, अभी जो हमने डिस्कस किया, डायरेक्टली कर सकती है जी को चेंज करके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, और बेटा सी आई और एनएक्स को कर सकती है टैक्सेस के थ्रू, इनडायरेक्टली सब्सिडीज के थ्रू या ट्रांसफर्स के थ्रू। मैंने तो एक ही बात बताई, टैक्सेस। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है बेटा? सब्सिडीज देगी सरकार। तो देखो ना, इस फॉर्मूला में तो कहीं सब्सिडीज नहीं है, पर सब्सिडीज देने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पे तो फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उसके अलावा अगर सरकार ट्रांसफर इनकम दे दे तो भी हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब जीडीपी को अफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक डायरेक्ट टूल है, और बाकी सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इनडायरेक्टली यूज करती है क्या? टैक्सेस, सब्सिडीज और ट्रांसफर्स। इनसे सरकार जीडीपी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। सिंपल, ठीक है जी। चलो नाउ टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, भाई ये मैं आपको अभी अभी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। चाहे तो कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया होगा बेटा। चलो नाउ ये बातें मैं आपसे अभी अभी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार देख लो फिर से। क्या बोला? फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व गवर्नमेंट के एक्शन रिलेटेड टू किस किस चीज से रिलेटेड? टैक्सेशन, स्पेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स टू मैनेज द इकोनॉमी, मेनली टू रिकॉर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी नॉट रिकॉर्ड, कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशन एंड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ बूम। दोनों टाइम पर, कि रिसेशन के टाइम पे सरकार क्या करेगी, बूम के टाइम पे क्या करेगी। तो भाई दोनों बातें, दोनों ध्यान से देख लो, करा चुका हूं मैं, फिर भी देख लो। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन और लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू बूस्ट द डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। किस लिए होता है? एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, डिमांड्स को बूस्ट करने के लिए, राइट। कैसे काम करता है बेटा? टैक्स को कम कर दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ा दो। दोनों बातें बता दी थी मैंने आपको। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है बेटा? टैक्सेस को कम करा जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ाया जाता है। सिंपल है। मोर मनी फ्लोज इनटू द इकोनॉमी, रेजिंग डिमांड एंड प्रोडक्शन एंड जॉब्स। ज्यादा पैसा आता है इकोनॉमी में तो उससे क्या होता है? डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन होती है, जॉब्स बढ़ती है, बूस्ट आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, मतलब सिर्फ एक एक अकेला भी हो सकता है दोनों, या दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। समझ गए भाई? रिजल्ट क्या होगा इसका? मे लीड टू बजट डेफिसिट एज स्पेंडिंग राइजेस एंड रेवेन्यू फेल्स। अब देखो एक और जो इसका रिजल्ट है, अभी दोबारा भी आएगा आगे, कि टैक्सेस कम हो रहे हैं और अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डेफिसिट राइज हो जाएगा कि नहीं, है ना? सरकार को तो लॉस होगा ना। यानी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम, यानी गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। तो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है तो इकोनॉमी में तो ग्रोथ आती है, जनरेट होते हैं एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी बढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन सरकार को डेफिसिट होता है। ये बात याद रखोगे, अभी दोबारा पूछूंगा, ठीक है? चलो कॉन्ट्रैक्शन में सब कुछ उल्टा कर दो। यूज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और द ओवरहीटेड इकोनॉमी टू रिड्यूस द डिमांड। जब बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाता है इकोनॉमी में तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करता है? रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लेस मनी इन द इकोनॉमी, लोअरिंग द डिमांड, यानी डिमांड को कम कर दो, इंक्रीजिंग द टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दो। उल्टा हो गया ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम और टैक्सेस को ज्यादा, क्योंकि यहां पे हम बर्डन डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या बूम है, राइट। दोनों चीजें करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं बेटा। चलो रिजल्ट क्या होगा? कैन रिड्यूस द बजट डेफिसिट और क्रिएट अ बजट सरप्लस। इस केस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, क्योंकि सरकार टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रही है ना, एक्सपेंडिचर कम कर रही है, तो एक्सपेंडिचर कम, रेवेन्यू ज्यादा गवर्नमेंट का। तो इस केस में गवर्नमेंट का क्या हो सकता है बेटा? सरप्लस। तो यानी कि यहां पर इकोनॉमी को तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सरप्लस में जा रही है। ये रिलेशनशिप याद रखोगे? आएगा अभी, अभी पूछूंगा दोबारा। चलो नाउ इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से जो हमने बेटा मेजरली इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े, मेजर तो दो ही समझ आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर और टैक्स, पर और भी होते हैं। डेट भी होता है और गवर्नमेंट बजट भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में सरकार प्लान करती है कि इकोनॉमी को अब आने वाले साल में हम कैसे चलाएंगे, है ना। आने वाले साल में हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे, जहां जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कहां पर हम कितना कितना खर्चा करेंगे, तो वो एक स्टेटमेंट तैयार होती है ना, जो कि अनाउंस करी जाती है पब्लिकली। पता ही होगा आप लोगों को, यूनियन बजट पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था। तो बजट भी फिस्कल पॉलिसी का ही टूल है, ठीक है ना। ये चारों है बेटा। कौन कौन से? सबसे पहले टैक्सेस तो पता ही है, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू इन्फ्लुएंस द स्पेंडिंग्स एंड सेविंग्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट द डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा होता है, सरकार का खर्चा। पब्लिक डेट क्या है? बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द डेफिसिट और फंड द डेवलपमेंट। भैया कोई भी फंडिंग की जरूरत है डेवलपमेंट में, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो डेट लेती है, उधार लेती है ना। तो किस लिए लेती है उधार? अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए या कोई डेवलपमेंट करने के लिए।
गवर्नमेंट का बजट क्या है? ओवरऑल प्लान जो बनाया जाता है इनकम का, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स का, जो कि फिस्कल प्रायोरिटीज बताता है। फिस्कल प्रायोरिटीज का मतलब कि कौन कौन से सेक्टर में कहां कहां पे आप कितना पैसा डालने वाले हो, क्या इसको आप प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, किसको कम दोगे, सारा कुछ ये सब कुछ किसमें डाला जाता है बेटा? सरकारी बजट के अंदर। क्लियर है? चलो नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ध्यान से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्ले अ की रोल इन फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। पता लग गया हमें? ये तो बात हम पढ़ चुके हैं ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, अलग से पढ़ रहे हैं इसको हम। किसको पढ़ रहे हैं? अलग से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। चारों टूल्स पढ़े हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, राइट। तो पहला जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पहले उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना? किस लिए? एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड के लिए। तो क्या क्या आएगा इसके अंदर टाइप्स में? सबसे पहले आएगा करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट। तीन तरह के खर्चे होते हैं सरकार के। जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक तो होगा करंट एक्सपेंडिचर जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होगा, जैसे सैलरी, मेंटेनेंस, जो गवर्नमेंट को रेगुलरली करने ही होते हैं खर्चे। फिर आएगा कैपिटल जो वंस इन अ टाइम होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा हो गया, इक्विपमेंट्स लिए सरकार ने, कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो वो होगी बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देती है, पेमेंट विद नो डायरेक्ट रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं है। एग्जाम्पल पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, जो सरकार लाइक डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को एक तरीके से, है ना? जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई है, सब्सिडीज दे रही है, तो ये सरकार की क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स है। तो गवर्नमेंट को मेजरली ये खर्चे करने पड़ते हैं बेटा, ठीक है जी। रोल क्या है? रिसेशन के टाइम पर क्या होगा? पढ़ चुके हैं सारे, अभी रिपीट आएगा बार बार, देखना। रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में, तो क्या करें? रिसेशन होगा तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करनी पड़ेगी स्पेंडिंग। भैया जब भी इकोनॉमी डाउन जा रही है तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको कोप अप कर पाएंगे, इकोनॉमी में बूस्ट ला पाएंगे। कि इकोनॉमी डाउन जा रही है तो सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? तो कैसे? रोड्स पे, पोर्ट्स पे, इलेक्ट्रिफिकेशन एटसेट्रा पे, टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट द डिमांड, रेज द इनकम। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट किसी भी तरह से हो सकता है। गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देगी जिसका बेनिफिट लोगों तक इनडायरेक्टली जा रहा है, तो वो भी हो सकता है, या डायरेक्टली जा रहा हो, किसी भी तरह से। समझ गए जी? नाउ मोर स्पेंडिंग लीड्स टू हायर डिमांड, स्पेशली व्हेन देयर इज अ आइडल कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रीज। खास करके जब आइडल कैपेसिटीज है तो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे। सिंपल। फंडिंग, रेजिंग टैक्सेस इज अ काउंटर डिवाइस ड्यूरिंग अ रिसेशन। काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा कि एक तरफ तो आप खर्चा बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट एक तरफ से तो क्या कह रही है कि हम खर्चा बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वो टैक्स भी बढ़ा दे तो लोगों के साथ तो गलत हो गया कि एक तरफ से तो सरकार फायदा दे रही है, दूसरी तरफ से टैक्स बढ़ा के वापस ले रही है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, राइट? तो देखो टैक्स बढ़ाना तो कम हो जाएगा, बेटर ऑप्शन क्या है? डेफिसिट बजटिंग कर दो, बोरिंग कर लो, या मोनेटाइजेशन कर दो, प्रिंटिंग न्यू मनी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम रिसेशन के टाइम पर सरकार अपने रेवेन्यूज को अरेंज कर सकती है, क्योंकि इकोनॉमी तो डाउन ही चल रही है। तो अगर टैक्स बढ़ा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में दोनों उल्टे चलते हैं। दोनों ही अगर एक डायरेक्शन में चले गए तो लोगों के साथ गलत नहीं हो जाएगा भाई? कि सरकार एक तरफ तो सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, फायदा दे रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि टैक्स बढ़ा दिया हमने, लाओ और पैसे दो हमें, तो गलत हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट क्या कर दे? डेफिसिट बजटिंग कर दे, अपने मतलब बजटिंग हिसाब से करेगी, डेफिसिट मैनेज हो जाए, या बोरिंग कर ले, या मोनेटाइजेशन, नया नोट प्रिंट कर दे भाई, ठीक है जी। हावर बोरिंग्स में रिड्यूस द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, क्राउडिंग आउट, इसके बारे में हम बात करेंगे भी अच्छे से, बढ़िया से। क्राउडिंग आउट अभी पढ़ेंगे, ठीक है? क्राउडिंग आउट को भी होल्ड करके रखेंगे माइंड में, क्राउडिंग आउट में बताऊंगा आपको भी अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। नाउ इन्फ्लेशन के टाइम क्या करना चाहिए? उल्टा, अब गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए, है ना? हेल्प्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द एक्सेस परचेजिंग पावर। अब सरकार को लोगों को बेनिफिट कम देना चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है? ऑलरेडी इन्फ्लेशन बूम चल रहा है, ऊपर जा रही है इकोनॉमी, तो उनको नीचे लाने के लिए सरकार को अपने खर्चे थोड़े कम कर देने चाहिए, राइट? बेटा क्राउडिंग आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको होल्ड करके रखेंगे भी, ठीक है? बताऊंगा अभी। चलो अब हम बात कर रहे हैं टैक्स की, जो दूसरा टूल है सरकार का। एक तो हमने बात करी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की, नाउ द सेकंड वन इज टैक्स। टैक्स को भी अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन समझ आई गया होगा आपको कि भाई जब ऑलरेडी रिसेशन है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो भी कर रहे थे उसको ऑपोजिट टैक्स में होगा। देखते हैं, टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड आर यूज्ड टू कंट्रोल द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना? रोल क्या है? रोल इन फिस्कल पॉलिसी, टैक्स पॉलिसीज आर एडजस्टेड टू इन्फ्लुएंस द प्राइवेट स्पेंडिंग्स ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था आपको कि टैक्सेस का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, टैक्सेस का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे जीडीपी पे बाय कंट्रोलिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सरकार अगर टैक्स ज्यादा लगा देगी तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, राइट? तो इनडायरेक्ट टूल है, डायरेक्टली कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ सकती सरकार, लेकिन टैक्सेस बढ़ा के या टैक्सेस कम करके छेड़ सकती है ना? टैक्सेस इंपैक्ट द डिस्पोजेबल इनकम व्हिच अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड एंड हेल्प्स टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, राइट? भाई टैक्सेस को बढ़ा देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और टैक्सेस कम कर देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, व्हिच लीड्स टू परचेजिंग पावर।
कि परचेजिंग पावर को कंट्रोल करा जा रहा है। भाई डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई लोगों की तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो टैक्स से सरकार इनडायरेक्टली लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स को कंट्रोल करती है, राइट। ड्यूरिंग रिसेशन क्या होगा, कम कर देगी इनकम टैक्स, मोर डिस्पोजेबल इनकम, हायर कंजम्पशन, अभी बताया। लो कॉर्पोरेट टैक्स होंगे, लोगों के बिजनेस प्रॉफिट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। एम क्या होगा, स्टिमुलेट द डिमांड एंड रिड्यूस द रिसेशनरी गैप, ठीक है ना। तो रिसेशन के टाइम पर सरकार को बेसिकली टैक्सेस कम कर देने चाहिए, बर्डन हटा देने चाहिए, इंडिविजुअल्स के ऊपर से भी और बिजनेसेस के ऊपर से भी, ताकि जब बर्डन रिलीज होगा तभी आगे कुछ होगा डेवलपमेंट, राइट। चलो नाउ पब्लिक डेट, बेटा उधार, उधार की बात कर रहे हैं। अब जो सरकार डेट लेती है हमारे कौन से, देखो पब्लिक डेट, गवर्नमेंट बोरिंग इज यूज्ड टू मैनेज द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दो तरह के हैं, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या हो गया, बोरोड फ्रॉम विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर लेने वाला लोन। बोरोड क्या, फ्रॉम दी फॉरेन सोर्सेस, जो हम बाहर से लेते हैं, फॉरेन सोर्सेज से, बाहर के सेक्टर से, ठीक है बच्चों। चलो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डेट, एक होता है बेटा मार्केट लोन्स, गवर्नमेंट इश्यूज ट्रेजरी बिल जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडेड इन द डेट मार्केट, ठीक है ना। उसके अलावा स्मॉल सेविंग्स, नॉन ट्रेडेबल पब्लिक सेविंग्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड डेवलपमेंट बॉन्ड। बेटा याद है क्या था ये, याद है बच्चों को क्या था ये, बेटा स्मॉल सेविंग, जो लोगों के पैसे, लोग अपने पैसे स्मॉल सेविंग्स के तौर पर डिपॉजिट करते हैं, सरकार उसको भी यूज करती है, मतलब इन अ गुड वे कि उनके लिए भी मैनेज हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास सोर्स है ना एक तरीके से, सरकार के पास पैसा आ गया तो है, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा, तो उसको भी हम डेट में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कि स्मॉल सेविंग्स की फॉर्म में। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह क्या होते हैं, गवर्नमेंट की आपस में भी कुछ वो होती है, डिपॉजिट्स होती है, खुद की भी उनकी सेविंग्स होती है, तो उसको भी वो यूटिलाइज कर सकती है, राइट। फिर हो गया इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा, बोरिंग्स रिड्यूसेस द मनी इन सर्कुलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितना सरकार बोरो करेगी, जितना सरकार डेट लेगी, बोरो करेगी, उतना ज्यादा इकोनॉमी में सर्कुलेशन में से पैसा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन। मतलब जब मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, लोगों की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो सरकार बोरो कर करके इकोनॉमी में से पैसा कम कर देती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होता है वो कंट्रोल हो जाता है, मनी का सप्लाई कंट्रोल हो गया, है ना। डेट की जब रीपेमेंट कर देगी, यानी जब सरकार पैसा इंजेक्ट कर देगी इकोनॉमी में, तो एक तरीके से मनी का सप्लाई बढ़ा देगी, है ना। उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिफ्लेशन के टाइम पर हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं आराम से, है ना। डिफ्लेशन के टाइम पे डिमांड को बढ़ा सकते हैं बेटा। चलो नाउ बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट, अब देखो चौथा टूल क्या था, या चौथा इंस्ट्रूमेंट क्या था, बजट, है ना। तो बजट इंपॉर्टेंट है भाई, बजट के अंदर जो गवर्नमेंट का बजट होता है, बजट में सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, या बैलेंस बजट होगा, कुछ भी होगा, तो उससे हम देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या है, बूस्ट आ रहा है या कंट्रोल हो रहा है, देखते हैं। द गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू रेगुलेट एग्रीगेट डिमांड थ्रू चेंजेस इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को चेंज करने से। तो टाइप्स ऑफ बजट की मैंने आपसे बात करी थी बेटा, अभी मैंने कहा था दोबारा पूछूंगा, आप ध्यान से बताएंगे क्या, पहले फोकस करो इस पे, पहले यहां देखते हैं सरप्लस और डेफिसिट। अगर बजट में सरप्लस है यानी कि सरकार का रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट है तो मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, यही बात है, ये बात समझ आती है। रेवेन्यू ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, बजट सरप्लस, तो इसका मतलब इट रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड। कैसे, ध्यान से, जब सरकार को सरप्लस होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, है ना, और एक्सपेंडिचर कम है, बोल तो रहा है एक्सपेंडिचर कम है, तो एक्सपेंडिचर कम है यानी ये किसकी बात हो रही है पता है ना, एक्सपेंडिचर कम, टैक्सेस ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है ये, है ना। तो सरकार को उस समय सरप्लस हो रहा होगा, सरकार बेनिफिट में होगी, लेकिन उससे इकोनॉमी के अंदर गड़बड़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमारी लीकेजेस ज्यादा, इंजेक्शंस कम। लीकेजेस बोले तो टैक्सेस, सर्कुलेशन में से पैसा ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स जब दिया जाता है तो क्या हो जाता है, सरकार के पास पैसा ज्यादा पहुंच जाता है, सर्कुलेशन में से पैसा कम हो जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं लीकेजेस ज्यादा। और क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर नहीं रही, तो इसलिए कोई इंजेक्शन हो नहीं रहा पैसे का, कोई इंजेक्शन नहीं हो रहा। तो दैट मींस इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नेशनल डेट, क्योंकि सरकार के पास तो सरप्लस है ना, वो अपना नेशनल डेट चुका सकती है। मतलब जब गवर्नमेंट सरप्लस में होगी तो इकोनॉमी लो होगी उस समय, क्योंकि इकोनॉमी में देखो डिमांड कम हो रही है ना, इकोनॉमी में डिमांड कम जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में लोगों को फायदा नहीं हो रहा, लोगों से बेनिफिट ले रही है उल्टा गवर्नमेंट। लेकिन जब सरकार को डेफिसिट होगा तो उस केस में सरकार ने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया हुआ है, रेवेन्यू कम, बोले तो सरकार ने टैक्सेस कम कलेक्ट करे होंगे, टैक्सेस कम कलेक्ट करे होंगे, अपना खर्चा ज्यादा किया होगा, इसी वजह से वो किसमें रही होगी, हमारे पास डेफिसिट में, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का डेफिसिट मतलब एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, गवर्नमेंट का डेफिसिट मतलब एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, है ना। इट मींस अब इंजेक्शन ज्यादा है, लीकेजेस कम है, सरकार ने एक्सपेंडिचर्स के थ्रू पैसा इंजेक्ट ज्यादा किया हुआ इकोनॉमी में, लीकेज कम है क्योंकि टैक्सेस कम है, इसलिए लीकेजेस कम है, लेकिन सरकार का जो डेट है वो बढ़ जाता है। एक बात बताओ ना, रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो हो कहां से रहे, जब पैसा आ ही नहीं रहा सरकार के पास ज्यादा, तो वो कहां से कर रही है एक्सपेंडिचर्स, लोन्स लेके, तो नेशनल डेट इस केस में बढ़ जाते हैं।
तो सीधी बात क्या समझ आई, जब गवर्नमेंट का सरप्लस होगा तो इकोनॉमी में डिमांड्स लो जाएंगी, जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होगी तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसका इंपैक्ट इकोनॉमी में लोगों पे डायरेक्ट पड़ता है, अच्छा पड़ता है। लेकिन जब सरकार सरप्लस में होने की कोशिश करती है तो लोगों के ऊपर इंपैक्ट उल्टा पड़ता है, इकोनॉमी में इंपैक्ट उल्टा पड़ता है। अब सरप्लस बजट की बात करें या बैलेंस बजट की, दोनों बराबर है, तो नो नेट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड, इंजेक्शन और लीकेजेस दोनों बराबर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी की उतनी है। मतलब समझो सरकार ने जितना खर्चा किया उतना ही टैक्स के रूप में वापस ले लिया, तो किसी के पास ना कुछ ज्यादा हुआ ना कम हुआ, तो एग्रीगेट डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है। चलो नाउ by adjusting the revenue and spending the budget has managed economic growth, inflation, unemployment और external stability। अगर बजट को यार अपने कह सकते हैं बजट के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करने से सरकार ने इन सारी चीजों को आराम से कंट्रोल किया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को और स्टेबिलिटी को ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, कंट्रोल्ड रहे इकोनॉमी, राइट, इन सब चीजों को। चलो जी, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा यहां पर एक बात समझ आती है, देखो हमने पढ़ा कि सप्लाई साइड नहीं होती फिस्कल पॉलिसी, डिमांड साइड होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग रन ग्रोथ हो, अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग रन ग्रोथ हो तो सप्लाई साइड भी होना पड़ेगा फिस्कल पॉलिसी को। अगर हम चाहते हैं लॉन्ग रन ग्रोथ हो तो सप्लाई साइड भी होना पड़ेगा। क्या बोला बेटा? फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स टू कंट्रोल द डिमांड, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये सब तो शॉर्ट रन के लिए, पर अगर लॉन्ग रन करनी है तो भैया सप्लाई साइड पे भी फोकस करना पड़ेगा। किस पे फोकस करना पड़ेगा? सप्लाई साइड, यानी ये भी देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट सप्लाई कितना है, अवेलेबिलिटी कितनी है, रिसोर्सेज की, मैन पावर की, सब चीजों की, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर, कैसे? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा हेल्प द प्राइवेट बिजनेसेस ग्रो बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सपोर्ट, है ना। अगर गवर्नमेंट रोड, पावर, ट्रांसपोर्ट इन सब चीजों में हेल्प कर दे तो क्या होगा? प्राइवेट बिजनेसेस ग्रो करेंगे और उससे एसेंशियल सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों पे खर्चा करे ज्यादा, किस पे? स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड रिसर्च, एंड इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल बूस्ट होगी, लोगों के स्किल्स बढ़ेंगे, है ना, मोर स्किल्ड एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो अगर सरकार पब्लिक गुड्स पे खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही है कि नहीं है? टैक्सेशन पॉलिसी पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? टैक्स पॉलिसीज दैट एनकरेज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट द ग्रोथ। मतलब अगर टैक्सेस कम होते हैं तो क्या होगा? उससे सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लोगों की, अगर टैक्सेस कम होंगे तो। सिमिलरली अगर ज्यादा टैक्स होंगे तो क्या होगा? इंक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्स कैन रिड्यूस द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट एंड लोअर आउटपुट। अब लोगों को इन्वेस्ट करने का मन ही नहीं करेगा भाई, टैक्सेस इतने ज्यादा होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे, अवॉइड करेंगे कि भाई इतना तो हमारा टैक्स ही लग जाएगा, है ना, तो अल्टीमेटली हमारा आउटपुट फॉल करेगा। एनकरेजिंग द इनोवेशन एंड बिजनेस। A well-planned tax system can promote entrepreneurship and attract the private investment। अगर हमारा टैक्स सिस्टम पूरे तरीके से प्लान्ड है, अच्छा है, तो उससे अच्छे अच्छे आइडियाज, इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप्स, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और ग्रो कर सकती है, बढ़ा सकते हैं इसको। करेक्टिंग मार्केट फेलियर, भैया पूरा चैप्टर पढ़ा हमने इसके ऊपर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी मार्केट फेलियर्स होते हैं, जो भी मार्केट की कमियां होती है, उसको गवर्नमेंट जो है वो दूर कर सकती है अपने डिफरेंट टूल्स यूज करके। हमने मार्केट फेलियर चैप्टर पढ़ा है ना। सब्सिडीज के थ्रू एग्जांपल फॉर फार्मर्स कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। एनवायरमेंटल टैक्स लगा दो ताकि लोग पॉल्यूशन वगैरह कम करें, याद है मार्केट फेलियर में? कॉस्ट ऑफ द फर्म विच में रिड्यूस द आउटपुट एंड हेल्प द फर्म एंड हेल्प द एनवायरमेंट, है ना, विच में रिड्यूस द आउटपुट। आउटपुट भले कम होगा लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सकता है। ठीक है जी। चलो, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। अब जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज है, फिर से वही वाला नाम आ जाएगा अभी दोबारा से घूम के, कौन सा याद है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब तक तो छप जाना चाहिए बच्चों के माइंड में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इतनी बार रिपीट हो गया है। एक बात बताओ, इनकम वेल्थ के बीच में डिफरेंस कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट? भैया जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है उससे टैक्स ज्यादा ले लो, जितनी ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, और जिसकी इनकम नहीं है या कम इनकम है या बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उन तक बेनिफिट पहुंचा दो। कैसे? ट्रांसफर इनकम्स की फॉर्म में, सब्सिडीज देके, राइट। तो देखो, मेनी कंट्रीज फेसिंग राइजिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, फिस्कल पॉलिसी इज अ की टूल टू प्रमोट द इक्विटी एंड सोशल जस्टिस बाय यूजिंग द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इफेक्टिवली। ठीक है जी। टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इफेक्टिवली अगर यूज करा जाए तो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को ठीक करा जा सकता है बेटा। ठीक है जी। हाउ फिस्कल पॉलिसी हेल्प टू रिड्यूस, देखना अभी, देखना कितनी नई बात आएगी, बहुत ज्यादा नई बात आएगी, देखना अभी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हायर इनकम इंडिविजुअल्स पे द लार्जर शेयर ऑफ टैक्स। अच्छा जी, आ गया भैया, जो ज्यादा इनकम ग्रुप लोग हैं, जो ज्यादा अर्न करते हैं, ज्यादा टैक्स देंगे। और इंश्योर फेयर टैक्स बर्डन बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, कि फेयर टैक्स बर्डन होना चाहिए, जिसकी जितनी ज्यादा एबिलिटी है वो ज्यादा पे करे। ठीक है कि नहीं? फिर आता है डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। लग्जरी गुड्स यूज्ड बाय रिच आर टैक्स्ड मोर। लग्जरी गुड्स, क्योंकि जनरली ये माना जाएगा कि लग्जरी गुड वही परचेज कर रहा है जिसकी कैपेसिटी है, तो इसलिए उस पर टैक्स ज्यादा। और जो नेसेसिटीज है या असेंशियल्स है,
यूज्ड बाय द पुअर आर टैक्स लेस और एग्जम्प्टेड, या तो उन पे कम टैक्स लगाया जाता है या फिर वो एग्जम्प्ट ही होते हैं, टैक्स होता ही नहीं है ना। पब्लिक स्पेंडिंग क्या होगी, गवर्नमेंट टारगेट द पुअर थ्रू, कैसे, मतलब लोगों को, पुअर्स को कैसे टारगेट करती है, कैसे उनको बेनिफिट देती है, पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम्स के थ्रू, फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड के थ्रू, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना देती है, रोड वाटर फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है, पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सब्सिडाइज एसेंशियल गुड्स, सब्सिडाइज समझते हो, राशन शॉप्स वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, तो इसमें आ गया कि एसेंशियल गुड्स को और कम रेट पे, है ना। स्किल डेवलपमेंट टू इंप्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि उनका स्किल डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो इन सब चीजों के थ्रू गवर्नमेंट पुअर्स को टारगेट करती है ताकि सपोर्ट हो सके इकोनॉमी में और इक्वालिटी, इनइक्वालिटी हटाई जा सके। ठीक है जी, चलो लिमिटेशंस। अब भैया फिस्कल पॉलिसी इतनी अच्छी चीज है, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं फिस्कल पॉलिसी में, पुअर को सपोर्ट कर रही है, सब कुछ चीजें ना, इकोनॉमी डाउन जा रही है तो एक्सपेंड कर रहे हैं, ऊपर जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट करके ठीक कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, इतने बढ़िया फायदे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्लॉयमेंट लाना, ये सब चीजें। लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वी कैन से फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द फिस्कल पॉलिसी। तो वो क्या क्या है, ध्यान से। फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स मैनेज द इकोनॉमी, इट फेसेस सेवरल लिमिटेशंस स्पेशली इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। भैया मेन दिक्कत क्या है, प्लानिंग में, सही से प्लान करने में और सही से एग्जीक्यूशन में। उसी बेसिस पर हमने 4 लैग्स फाइंड आउट करे। 4 लैग्स का मतलब क्या होता है, लैग इज व्हाट, जैसे डिले होता है चीज में, आपकी वीडियो लैग करते चलते चलते, वो क्या होता है कि लैग करना है, इसकी अटक के चल रहा है या लेट चल रहा है, राइट। तो वही, तो बेटा लैग इन पॉलिसी प्रोसेस क्या है, रिकॉग्निशन लैग। पहले तो डिले किस चीज में होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में ही प्रॉब्लम होती है, समझ गए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, समझ लो। प्रॉब्लम इन द सेंस डिले होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल क्या रही है, उसको आइडेंटिफाई करने में ही डिले हो जाता है ना, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स डेटा। किस लिए आता है रिकॉग्निशन लैग, मतलब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में देरी। डिसीजन लैग क्या है, टाइम टेकन टू चूज द राइट पॉलिसी। अब पहचान तो ली प्रॉब्लम, पर उसके ऊपर फैसला नहीं लिया जा रहा, फैसला लेने में देरी हो रही है। फिर आता है इंप्लीमेंटेशन में लैग, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन पासिंग एंड अप्लाइंग द पॉलिसीज। भैया डिले होते हैं, सरकारी प्रोसीजर इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अप्रूवल जाएगा, वहां से वहां जाएगा, तो बहुत इतने सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या फेस करना पड़ता है, डिले। तो क्या होता है, जो भी पॉलिसी फाइनलाइज होती है उसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लग जाता है। फिर आता है फाइनली इंपैक्ट का लैग, कि अगर इंप्लीमेंट हो भी गई पॉलिसी, अब उसका जो इंपैक्ट आना चाहिए उसको आने में टाइम लग जाता है, जो उसका फाइनली इंपैक्ट होना चाहिए इकोनॉमी पे वो नहीं आता जल्दी से। तो रिजल्ट ऑफ पॉलिसी टेक्स टाइम टू शो इफेक्ट्स, है ना, जो रिजल्ट होते हैं पॉलिसी के वो इफेक्ट दिखाने में समय लेते हैं बच्चों। ठीक है जी, चलो। पुअर टाइमिंग, अब डिले होने की वजह से क्या होता है, पॉलिसीज इतना लेट होती है, समझो कि सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आना चाहती है, डिसाइड कर लिया, इकोनॉमिक डाउन थी, रिसेशन में थी, सरकार ने कहा हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, है ना, स्पेंडिंग्स कम करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे, बूस्ट करेंगे इकोनॉमी। लेकिन इतना डिले कर दिया कि इकोनॉमी खुद ही ऊपर आना शुरू होगी। तब तक, जब तक एक्सपेंशनरी पॉलिसी लागू हुई तब तक इकोनॉमी खुद ही सेल्फ एडजस्ट होकर ऊपर आ गई, तो डिले हो गया, है ना। देखो, अप्लाइंग द फिस्कल पॉलिसी व्हेन द इकोनॉमी इज ऑलरेडी रिकवरिंग, खुद ही रिकवर कर लिया इकोनॉमी ने, तब क्या फायदा एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाने का, है कि नहीं भाई। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। रिजिडिटी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर कुछ रिजिडिटीज है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स चेंज नहीं कर सकती या कम ज्यादा नहीं कर सकती, समझ कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकती। फॉर एग्जांपल डिफेंस के ऊपर खर्चा, सोशल सिक्योरिटी, ऑनगोइंग लार्ज प्रोजेक्ट, डैम्स हो गए, हाईवेज हो गए, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इजिली। इनके ऊपर खर्चा जो लगना है वो लगना है, ये तो इनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो फिर उससे तो नुकसान है ना लाइफ का, तो इसलिए इनके ऊपर खर्चे को रिड्यूस नहीं करा जा सकता। सम एसेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि पोस्टपोन नहीं हो सकते इवन ड्यूरिंग द बजट कट्स। मान लो सरकार ने डिसाइड किया कि बजट कट करने अपने, कम करने, लेकिन कुछ ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कम खर्चा नहीं हो सकता, बजट कट्स के दौरान भी उनके ऊपर से उन प्रोजेक्ट्स को डिले भी नहीं किया जा सकता, पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता। तो दिस इज अ रिजिडनेस इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट कुछ जो वैसे तो कह रही है कम करेगी स्पेंडिंग, पर कर ही नहीं सकती कुछ जगहों पे, राइट। फिर डिसइंसेंटिव फ्रॉम फिस्कल मेजर्स, हायर टैक्सेस में डिस्करेज द फर्म्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग। गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा करे थे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, पर उसका उल्टा इफेक्ट हो गया, उससे इन्वेस्टमेंट्स कम होनी शुरू हो गई। अब लोगों को इंसेंटिव क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने में मजा आना बंद हो गया, वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा, डिस्करेज हो गए, राइट। जनरस वेलफेयर में भी रिड्यूस पीपल मोटिवेशन टू वर्क एंड सेव। अब लोगों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा कि क्यों करें इतना काम, क्यों करें सेविंग, जब इतना तो हमें टैक्स ही देना सरकार को, तो लोगों को डिमोटिवेशन आ जाएगा बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ने की वजह से, और वर्क एंड सेव के ऊपर इफेक्ट आएगा लोगों के, राइट। डेफिशिट फाइनेंसिंग इश्यूज, मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल बट लो प्रोडक्शन स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लीड्स टू इन्फ्लेशन। क्या कह रहे हैं, पैसा ज्यादा दे दे लोगों के हाथ में लेकिन प्रोडक्शन उतनी नहीं है, दिस इज डेफिशिट फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट ने क्या करा, मनी सप्लाई बढ़ा दी इकोनॉमी में,
डेफिसिट फाइनेंस कर दिया, लेकिन उससे हुआ क्या, प्रोडक्टिविटी तो उतनी है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, परचेसिंग पावर बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया और कंट्रोल कहां हुआ, तो और खराब हो गया मामला, राइट। डेट का बर्डन, हैवी बोरोइंग्स इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू रीपे द डेट्स। इतना ज्यादा डेट हो जाता है कि फ्यूचर जनरेशन तक चलने लग जाता है, खत्म ही नहीं होता। इफ बोरोड फंड्स आर नॉट यूज्ड प्रोडक्टिवली डेट बिकम अनसस्टेनेबल। भैया बोरो करा है तो मेन पर्पस ही क्या है बोरो करने का, कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, पर अगर वो इफेक्टिवली यूज नहीं हुआ तो वो अनसस्टेनेबल बन जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यानी एक डेट को चुकाने के लिए आप दूसरा डेट पे करते हो, एक डेट चुकाने के लिए आपको दूसरा डेट पे करना पड़ता है, राइट। समझ आ गई बात। अब आता है बेटा क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये मैंने कहा था आपको अलग से आएगा, आगे देखो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चांसेस है पूछे जाने के। इसका मैं पहले आपको डायरेक्ट लिंक बताता हूं, फिर पूरा डिटेल में चल लेंगे एक बारी। डायरेक्ट समझ लो पहले बात क्या है, बहुत छोटी सी बात समझ ले पहले, शॉर्ट में समझते हैं पहले कि मीनिंग क्या है। देखो जब गवर्नमेंट की बोरिंग्स, क्या लिखा मैंने, मैं बहुत शॉर्ट में एक बात लिख रहा हूं सिंपल सी, कि जब गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ती है, जब गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, इसका जो रिजल्ट है वो याद कर लो पहले। तो पहले मैं आपको क्राउडिंग आउट का छोटा सा मीनिंग याद करा रहा हूं एग्जाम पर्पस के लिए, ताकि फटाफट से रिकॉल हो जाए कि हाँ ये होता है इसका मतलब, पर उसकी डेप्थ में भी जाएंगे थोड़ा सा कि क्यों होता है। पहले मेन बात समझते हैं कि जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती है तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है। ये याद रख सकते हो आप एग्जाम के लिए बेटा, सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, आप याद रख सकते हो ये वाली बात कि जब सरकार की बोरोइंग्स बढ़ती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बेटा कम हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स गिर जाती है, फॉल हो जाती है, कम हो जाती है जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती है। ये बात याद रख सकते हो, क्यों होता है क्या होता है पढ़ेंगे भी, पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अभी देखते हैं आगे। गवर्नमेंट बोरोइंग कंपीट विद द प्राइवेट सेक्टर, इंटरेस्ट रेट राइजेस मेकिंग इट हार्डर फॉर द बिजनेस टू इंडिविजुअल टू बोरो एंड इन्वेस्ट। सेम बात लिखी है यहां पर, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ये लो जी, ये पकड़ो क्राउडिंग आउट, अभी देखते हैं। अब क्या हुआ देखो, गवर्नमेंट लेके आई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, शुरू से समझ रहे हैं कहानी कि फेलियर कहां हुआ, क्या दिक्कत आई। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बेटा ध्यान से समझेंगे। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में एक बात तो समझ आ गई कि सरकार अपना खर्चा ज्यादा करती है, टैक्सेस कम कलेक्ट करती है लोगों से, यानी अल्टीमेटली सरकार को क्या हो जाता है बेटा, इसकी वजह से बच्चों डेफिसिट हो जाता है। पूरी चेन बना रहा हूं ये लोग, इसको भी यहां डाल दूं, चलो इसको चेन में डाल देते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होने की वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर कम होता है और टैक्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सरकार की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और टैक्सेस कम होते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन करना है, बूस्ट करना है इकोनॉमी को, तो सरकार अपना खर्चा ज्यादा करती है, टैक्सेस कम कलेक्ट करती है, विच लीड्स टू डेफिसिट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, डेफिसिट, नुकसान हो रहा है ना सरकार को, तो बेटा डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार को बोरिंग्स करनी पड़ेगी। ऐसे बोल दू हो, ऐसे बोल दे बेटा, इसको पूरे लिखना पड़ेगा यार दोबारा, मिट क्यों नहीं रहा, क्या हो गया इसको। हाँ भाई क्या बोला, इससे क्या होगा बेटा, डेफिसिट होगा दोबारा से, ठीक है। डेफिसिट की वजह से सरकार की जो बोरिंग्स है वो इंक्रीज होगी, पूरा तो करना है ना, डेफिसिट को पूरा करना पड़ेगा। अब बोरिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इकोनॉमी में फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है, मनी की शॉर्टेज हो जाती है, मनी की क्या हो जाती है बेटा, शॉर्टेज हो जाती है, मनी शॉर्टेज विद बैंक्स के पास पैसा कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स है, अब बैंक्स के पास पैसा कम हो गया ना भाई, बैंक के पास तो लोन लेने आएंगे लोग, गवर्नमेंट ही थोड़ी आती है, प्राइवेट सेक्टर भी तो आता है लोन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम है देने के लिए, लोन के लिए देने के लिए पैसा ही नहीं बचा बैंक्स के पास, क्योंकि सारा गवर्नमेंट ने ले लिया बहुत सारा, है ना। जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो हजारों करोड़ों में लेती है फिर, राइट। तो बेटा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, अब इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट बोरोइंग्स कम हो गई, प्राइवेट बोरोइंग्स कम होने का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होना। ये बात आपको समझ आती है जो मैंने लास्ट में लिखी है बेटा। देखो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है, ये लो ये हमारा मेन कनेक्शन था क्या, ये हमारा क्राउडिंग आउट है कि हुआ क्या, अल्टीमेटली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट बोरोइंग्स इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर बाहर हो गया, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो गया। जो मैं यहां बता रहा था वो सुनो कि प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, अब प्राइवेट सेक्टर ने 40-50 करोड़ लगाए किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको क्या लगता है उन्होंने अपने घर से निकाल के लगाए होंगे, नहीं। प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द बोरिंग्स। हर प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही चलता है, ये माना जाता है कि अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बैंक से लोन लेके ही कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई अपने प्रॉफिट्स को फालतू में क्यों फंसाएगा, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर लोन्स के थ्रू चलता है, फिर अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके उस लोन को चुकाता है। तो द स्टोरीज कि प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं कर पाएगा, जब बोरो ही नहीं कर पाएगा तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। क्यों नहीं बोरो कर पा रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए। इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा हो गए, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं बचा। बैंक के पास पैसा क्यों नहीं बचा, क्योंकि सरकार ने ले लिया इतना पैसा।
सरकार ने क्यों ले लिया? क्योंकि डेफिसिट हो गया था। डेफिसिट क्यों हो गया था? क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया था, टैक्स कम हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि सरकार को लानी थी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्यों लानी थी एक्सपेंशनरी पॉलिसी? क्योंकि देयर इज अ रिसेशन। रिसेशन था इकोनॉमी में, इसलिए। समझ गए पूरी स्टोरी? ये है क्राउडिंग आउट बेटा। दिस इज द होल पिक्चर ऑफ क्राउडिंग आउट। समझ आ गई बात? एक बार देखते हैं फिर से। लो जी, तो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या समझ आया? देखो, happens when government spending reduces the private sector spending। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग रुक गई, मेकिंग फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव, है ना। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाए तो हम इसलिए थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और उसका इफेक्ट उल्टा पड़ गया। रिसेशन के टाइम पर गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करी, इंक्रीज हुई स्पेंडिंग, कट हुए टैक्सेस, इंक्रीज हुई स्पेंडिंग, कट हुए टैक्सेस। दिस लीड टू बजट डेफिसिट, मोर स्पेंडिंग देन रेवेन्यू। ठीक है जी। टू कवर द डेफिसिट सरकार ने लोन लिया मार्केट से, बॉन्ड्स वगैरह इशू करे, जो भी किया। लार्जर गवर्नमेंट बोरिंग से इंक्रीज होगी डिमांड फॉर फंड्स, पुशेस द इंटरेस्ट रेट्स अप। इतनी ज्यादा डिमांड होगी फंड्स की कि इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली बढ़ गए, क्योंकि बैंक के पास पैसा कम पड़ गया भाई, राइट। हायर इंटरेस्ट रेट से क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज हो गई, कंजम्पशन डिस्करेज हो गई। सो प्राइवेट स्पेंडिंग फॉल्स एंड बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो बेनिफिट था वो बढ़ने की बजाय, जिससे फायदा होना चाहिए था इकोनॉमी में, फायदे की बजाय नुकसान और हो गया, है ना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। सुनिए सबने कहावत। ठीक है जी। तो क्या इंपैक्ट हुआ बेटा? इंपैक्ट देखेंगे जल्दी से। reduces the overall effect of fiscal policy on aggregate demand। जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, उल्टा इफेक्ट खराब हो गया। may also slow down the long term economic growth। जो हमने सोचा था कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो स्लो हो गई। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। मान लो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिसेशन है, कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पहले से ही डिस्करेज थी, प्राइवेट सेक्टर के पास वैसे ही बिजनेस नहीं था करने के लिए, वैसे ही प्रॉफिट्स नहीं थे, वैसे ही उनका बिजनेस अपना वर्किंग नहीं था, पहले से ही बहुत ज्यादा डाउन थी इकोनॉमी, तो वहां क्राउडिंग आउट नहीं होगा, वहां क्राउड आउट नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले से ही बाहर है ना, पहले से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, उनको इंटरेस्ट रेट से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो? कि पहले से इतना ज्यादा रिसेशन है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो इसलिए वहां पर क्राउडिंग आउट के कोई क्राउड आउट होगा ही नहीं। वहां पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कहां से क्राउड आउट होगी? तो पहले से ही बाहर है। तो देखो, इन डीप रिसेशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी लो, है ना, सो क्राउडिंग आउट इज मिनिमल एंड गवर्नमेंट बोरोइंग्स डजंट रेज द इंटरेस्ट रेट्स मच। तो गवर्नमेंट बोरोइंग से कोई इंटरेस्ट रेट बेटा नहीं बढ़ेंगे। बात समझ आ गई? चलो, तो क्या समझ आई कहानी हमें? अ वेल प्लान्ड एंड टाइमली फिस्कल पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग द रिसेशन, इन्फ्लेशन, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योरिंग द फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए ये सब करने के लिए। पढ़ लिया। रिसेशन के टाइम पर रिसोर्सेज एंड वर्कर्स अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, बूस्ट द आउटपुट विदाउट रेजिंग द प्राइसेस। बट एट फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लीड्स टू इन्फ्लेशन विदाउट इंक्रीजिंग आउटपुट। भैया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है मान लो, और आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आ जाओ, तो फालतू में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। मतलब पहले से ही इकोनॉमी में बैलेंस्ड है और आप लेके आ गए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, राइट? आउटपुट बढ़ जाएगा ज्यादा। फिस्कल पॉलिसी इज पावरफुल टूल टू अचीव बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इक्वालिटी व्हेन यूज्ड वाइजली। अगर अच्छे से यूज करा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी को मैनेज करना, इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको मैनेज करा जा सकता है बड़े आराम से, अगर फिस्कल पॉलिसी को सही तरीके से यूज करा जाए। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ गई सारे के सारे बच्चों को? लो जी, चैप्टर नंबर 7 का 4th यूनिट के साथ पूरा चैप्टर 7 की हुई समाप्ति। ठीक है भाई, तो आई होप बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा, बिल्कुल लुल्लू सा चैप्टर है, पुन्नू सा चैप्टर है, बढ़िया तरीके से सब बच्चों को आ गया होगा। स्कोरिंग चैप्टर बेटा मैं ये कहूंगा, जहां सिंपल चैप्टर लगता है ना, क्वेश्चन तो देखो आएगा इसमें से, ये मैं सोचो सिंपल है तो देंगे नहीं, दे देते हैं, और बच्चा सिंपल समझ के छोड़ देता है, और फिर सिंपल से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो भाई सिंपल है तो उसको स्कोरिंग समझ के इसको 100% निपटा दो, उसको कुछ छूटना नहीं चाहिए इसमें से, है कि नहीं मेरे बच्चों? चलो भाई, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलो जी, खत्म करते हैं फिर इसी बात पे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।